नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा के पास पहुंची थी अमाल बाथरूम के ज़रिए। उसे लगा कि कविशा ने उसे बुला लिया, लेकिन कविशा ने उसे बाथरूम में धकेलकर खुद ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर एक ड्रेस निकाले वो बाहर की तरफ चली गई थी, जहाँ किचन में उसे खाना जो बनाना था अमाल और रूह की पसंद का। पीछे पीछे बनी ने भी अपने कदम कर दिए थे और खाना बनाया था, कविशा ने बनवाया था, बनाया था, दोनों ही किए थे। रूह और अमाल की पसंद का खिलाया भी था कविशा ने अपने हाथों से रूह और बनी को, जिसे देखा था सामने बैठकर अमाल ने। अब सामने बैठी थी, दुविधा ये थी कि हाथ कुछ शरारत कर नहीं सकते थे, तो बस उसने पैरों को ज़रा शरारत कर लगा दिया था। खाना पूरा हुआ था और रूह को वो चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज़ की बंचेस भी मिले थे, जिसमें से एक चॉकलेट फिर से बनी ने मांगी थी। मॉम से इजाज़त ली थी कविशा ने कि बनी को क्या वो अपने रूम में सुला सकती है, तो मॉम ने यही कहा, तुम दोनों के देख लो, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सुला लो। कविशा ने बनी को गोद में उठाया और वो छोटी सी बनी सो गई। कविशा ने एक चारपाई अपने कमरे में लगवाई जो बहुत छोटी थी, बच्चों की, बस उसी पर बनी को सुला दिया था। और उसने कुर्ता पहना था, वही कुर्ता। जब भी वो कुर्ता पहनती है मोहब्बत उफान पर होती है। अमाल जब टेरिस से नीचे आई थी तो उसने अपनी बाहों में कविशा को भर लिया था। तो यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चला जाए। अपनी बाहों में उठा लिया था अमाल ने कविशा को, ये कहकर टेरिस पर चले। टेरिस का नाम सुनकर ज़रा हैरान ज़रूर हुई थी कविशा, लेकिन उसने बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था, अपनी बाहों को अमाल की गर्दन में डाल दिया था और अमाल ने एक छोटा सा टैप किया था अपने माथे से कविशा के माथे पर। धीरे से वो दरवाज़ा लॉक किया था और अपनी कविशा को अपनी बाहों में लिए वो टेरिस पर बढ़ने लगी थी। इन सीढ़ियों के एक एक स्टेप पर दोनों की निगाहें गहरी होती जा रही थी, एक दूसरे में गुम होती जा रही थी। ये प्यार गहरा हो रहा था, बहुत गहरा, बंध रहा था मजबूती से, जो बस आँखों में आँखें डालकर ही बयां कर रहे थे ये दोनों। जैसे ही अमाल टेरिस पर पहुंची, कविशा के पैरों को ज़रा टेरिस की ज़मीन से लगा दिया। कविशा ने अपनी नज़रों को हल्का सा निकाला था अमाल की नज़रों से और फिर अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाकर सामने देखा था। उसकी आंखें चमक आई थी, दिल उछल पड़ा था, जिसका रिफ्लेक्शन बने थे उसके वो दो पैर, क्योंकि वो भी उछल पड़े थे। ये टेरिस था। इस पूरे टेरिस को देखकर वापस पलटी थी कविशा अमाल पर और अमाल की निगाहें और लब दोनों मुस्कुरा रहे थे अपनी ही कविशा को देखकर, जो सिर्फ एक कुर्ते में थी। टेरिस पर एक टेंट हाउस लगाया था अमाल ने, जो बहुत क्यूट लग रहा था। मध्यम सा एक छोटा सा ग्रीनी बल्ब जल रहा था और कुछ नहीं, उस टेंट के अंदर उसने सॉफ्ट से गद्दे लगा दिए थे, जिसे देखकर कविशा का दिल उछल आया था, जैसे उसने किसी महल को देख लिया हो। मोहब्बत से बनता है महल, पत्थरों से नहीं। ये चीज़ कविशा अच्छे से जानती थी। बस उसने इस टेंट हाउस, क्यूटी टेंट हाउस को देखा और उसकी आंखें चमक आई, दिल उछल पड़ा। उसके कदम ज़रा और आगे गए और उसने अपनी बाहों को फैला दिया, आसमान की तरफ हथेलियाँ घुमा दी और उसने एक चक्कर लिया। सामने ही खड़ी थी अमाल, जो दिल थामे अपनी बीवी को देख रही थी, कविशा को देख रही थी, जो अपने चेहरे पर एक अमूल्य मुस्कान लिए हुए अपने आप को घुमा रही थी। उसके वो खुले बाल हवा में तैर रहे थे, जैसे आज़ाद हो गए हों। उसके वो हाथों को उठाकर ऊपर सर पे रख लेना, जैसे अमाल पर कहर ढा रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथों को जब ऊपर करके अपने सर पर मोड़ा था तो वो कुर्ता नीचे से ज़रा और ऊपर हो गया था।
उसकी वो खूबसूरत थाइस अमाल की आंखों के सामने थी। कुर्ता इतना ऊपर होकर बेबाक हो गया था कि बस वो स्पॉट दिखने ही वाला था जहाँ कविशा पूरी होती है। हाँ, पूरी होती है अमाल के प्यार से। जो आज़ादी कविशा के बाल महसूस कर रहे थे वही थाइस भी कॉपी कर रही थी। अमाल के कदम धीरे धीरे कविशा की तरफ बढ़ गए थे और जाकर उसकी दोनों हथेलियों ने कविशा की थाइस को कवर कर लिया था। पीछे से मुड़कर कविशा ने जैसे ही पाया कि अमाल अब उसके पास है, वो मुड़ गई थी। ये बहुत खूबसूरत है, जानती हूँ, मगर मेरी बीवी से ज़्यादा नहीं। अपनी बात कहने में ज़रा पॉज ले गई थी अमाल, क्योंकि कविशा की निगाहें उसे खींच रही थी अपने अंदर, खींच रही थी अपनी मोहब्बत के तारों में। और अमाल की निगाहें कविशा की निगाहों में फंस गई थी। उलझने थी लेकिन बहुत खूबसूरत। उन उलझनों में हर दिल उलझ जाना चाहता है, वही हो रहा था। अमाल का दिल और उलझता गया था और उलझता गया था और कविशा की वो शरारती निगाहें उसे और उलझाती गई थी। माहिर जो थी कविशा की निगाहें अमाल की निगाहों को खो देने के लिए अपने अंदर। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन ये मध्यम मध्यम हवाएं जैसे दोनों के दिल का हाल दोनों के कानों में फुसफुसा रही थी, बहुत प्यार से। क्या ऐसे क्या देख रही हो? पता नहीं कभी तुम्हारी आंखों में क्या जादू है, पता नहीं। जब भी देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रही हूँ। ऐसा लगता है हर बार एक नया पन्ना खोलती है ये आँखें और मेरे दिल में घर कर जाती है। ये इतने करीब थे कि सांसें भी जैसे एक दूसरे में ऑब्जर्व हो रही थी, इसलिए लफ्ज़ों को ऊंचाई देना ज़रूरी इन्होंने समझा ही नहीं था। लगना भी चाहिए, कविशा ने कहा था और उसकी आंखों में वो जानलेवा अंदाज उमड़ आया था। फिर से वही अंदाज को भांप कर अमाल के लब मुस्कुराए थे। अमाल ने एक हाथ अपना कविशा की थाइस से हटाकर कविशा की मुट्ठी को पकड़ा और उस मुट्ठी को अपने सीने पे रखकर अपनी हथेली में भर लिया था। अभी भी कविशा के बाल आज़ादी महसूस कर रहे थे, बार बार उसकी आंखों पर आ जा रहे थे, जिससे ये आंखों का बंधन डिस्टर्ब हो रहा था। तभी खुद कविशा ने दूसरे हाथ से अपने बालों को चेहरे से हटाकर कानों पर लगा दिया था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी अमाल और मेरे बीच मेरे ही बाल आए, बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, हाँ, तो फिर मुझे कैसे पसंद होगा? क्या यही कि मेरी बीवी मेरे सामने अपने इन हाथों से मुझे छोड़कर किसी और को खाना खिलाए? हाँ, ये कहते हुए और चिपकाया था कविशा को अमाल ने अपनी कमर से, और वो जो कविशा का हाथ उसके सीने पर था उसने उसे अब अपनी मुट्ठी में भर लिया था। अमाल के लब मुस्कुरा दिए थे, लेकिन 1 मिलीसेकंड के लिए भी निगाहों ने ज़रा भी भटकाव नहीं लिया था। अभी भी एक दूसरे में जमी हुई थी। वो और कोई नहीं, मेरी रूह है और वो बच्ची। मालूम है, लेकिन कोई भी हो मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है इन हाथों से मेरी बीवी मेरे चेहरे को सहलाए। अमाल ने अब अपने चेस्ट से कविशा का हाथ हटाया और उसकी हथेली को फैलाकर अपने गाल से चिपका लिया।
और दबाव दिया अपने हाथ से ही। अमाल का गाल था, कविशा का हाथ, उसके बाद फिर से अमाल का हाथ, और वो अपनी गाल पर कविशा की हथेलियाँ प्रेस कर रही थी और अपनी बात कह रही थी। मेरी बीवी मुझे प्यार करे, मेरा वो रंग सहला है जो मेरे बदन पर मौजूद है। अच्छा, हाँ। जब कविशा ने ये कहा तो खुद ब खुद उसने अपनी हथेली पर दबाव डाला, जो अमाल के गाल को बाखूबी महसूस हुआ। अमाल ने उसी तरफ अपनी गर्दन को झुकाकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और कविशा ने अपने लबों को अमाल के लबों पर रख दिया और उसके ऊपरी होंठ को अपनी जीभ से ज़रा सा अलग किया और फिर अपने दोनों अधरों में उसके उस ऊपर वाले लिप्स को भर लिया। भरकर वो दबाने लगी थी उसे। यहाँ कविशा उसका होंठ दबा रही थी तो अमाल उसकी कमर पर रख के अपने हाथ पर दबाव डाल रही थी। अब उसने कविशा के उस हाथ को छोड़ा था जो उसके गाल पर था और कुत्ते के अंदर से उसके हाथ ने अपना सफ़र शुरू किया था पीछे की तरफ और ऊपर बढ़ने लगा था। कहने को सर्द हवा थी, लेकिन दोनों की बदन की गर्मी एक दूसरे को मिल रही थी, जिससे ये हवा नाकाम हो रही थी इन दोनों को ये एहसास दिलाने के लिए कि ये सर्द है। अपने बेड पर पड़े प्रिया करवट बदल रही थी। तभी उसके सेल फोन पर एक छोटा सा टोन बजा। उसने फट से उठाकर अपने सेल फोन को देखा। वो मैसेज ओपन कर दिया। मेरी जान, क्या सो रही हो? ये मैसेज पढ़ते ही प्रिया के चेहरे पर चमक आई, जैसे इस कमरे की मध्यम लाइट सिर्फ उसी के चेहरे पर पड़ रही हो, ऐसी चमक। वो उदय का मैसेज था। पहले अपने सेल फ़ोन को अपने गर्दन से चिपकाया था प्रिया ने। मुस्काई थी, कुछ वक्त लिया था, फिर टाइप करने लगे थे उसके थंब। हाँ, मैं सो रही हूँ। तभी उसके इस बेवकूफ़ दिल को उसके समझदार दिमाग ने रोका। पागल, अगर तू सो रही है तो टाइप कौन कर रहा है? तेरा भूत। अपनी ही बेवकूफ़ी पर अपना ही सर पीटा था यहाँ शर्मा कर प्रिया ने, और फिर उस लिखे हुए वर्ड्स को उसने मिटा दिया था। नहीं। अब उसने ये लिखा और सेंड कर दिया। क्यों? मेरी याद आ रही है। विदिन ए सेकेंड उदय का रिप्लाई आ गया था। नहीं, मुझे क्यों आएगी तुम्हारी याद? कुछ वक्त लेकर प्रिया ने उसे मैसेज कर दिया। अच्छा, तुम्हें नहीं आएगी तो किसे आएगी फिर? विदिन ए सेकेंड फिर उदय का रिप्लाई आया। मुझे क्या पता? तुम ये बात किसी से भी पूछ सकते हो। ये बात पूछने के लिए तुमने मेरी नींद ख़राब की? अथॉरिटी वाले वर्ड्स यहाँ महसूस हो रहे थे प्रिया के इन टेक्स्ट में, और उसने ये सेंड कर दिया। अब सॉरी, मैं अपनी जान की नींद नहीं ख़राब कर सकता, सॉरी। हाय। उदय का ये मैसेज पढ़ते ही प्रिया की सारी शरारत छू हो गई। अच्छा ठीक है, तुम इतनी रात को क्यों जगे हुए हो? बस नींद नहीं आ रही, उदय ने लिखा। अब क्यों नहीं आ रही नींद? तुम्हारी याद आ रही है जान। प्रिया के मैसेज पर ये वर्ड्स थे। और तो याद आ रही है तो और अच्छी बात है ना, फिर तो नींद अच्छी आनी चाहिए। प्रिया ने ये लिखकर सेंड कर दिया था। हाँ ठीक कहा तुमने, तो मैं सो जाऊँ? उदय ने कितनी ईमानदारी से इजाज़त मांगी थी प्रिया की। हाँ सो जाओ, और ख़बरदार किसी और को याद किया तो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दिल के हर कोने में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जान है, प्रिया। ये लिखा था, उदय ने लिख कर भेजा था, लेकिन प्रिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उदय ने उसके कानों में विस्पर किया हो। उसके दिल की धड़कन ने स्किप लिया और उसकी आंखें बंद हुई। उसने मोबाइल को फिर से अपनी गर्दन के नीचे भर लिया था अपनी मुट्ठियों में। वो कुछ टाइप करना चाहती थी, लेकिन नहीं, हुआ ही नहीं। बस अपने सेल फ़ोन को अच्छी तरह मुट्ठी में बंद किए
अपनी भावनाओं को मुट्ठी में बंद किया। अपनी आँखों को भी बंद कर लिया था प्रिया ने। कविशा के लब पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके लंग्स को सांसों की नीड महसूस हुई। और फिर कविशा ने अपने आप को ज़रा दूर किया था अमाल से। जब उसने अपने आप को उससे दूर किया तो जैसे उसने अपने आप को किसी हैंगओवर में पाया, जैसे किसी चीज़ का उसने नशा किया हो और उसका सर भारी हुआ हो, उसकी पलकें भारी हुई हो, उसकी सांसें भारी हुई हो। नशा तो उसने किसी चीज़ का नहीं किया था। अगर नशा था तो मोहब्बत का, प्यार का, जो अमाल की थी, अमाल का था। और उसके दिल पर पूरा फैल चुका था, पूरा। उसने उन्हीं भारी पलकों को ज़रा सिकोड़ा था और फिर अमाल को देखा था। अमाल कविशा के लबों को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कविशा के लब इतने पिंकिश लग रहे थे जैसे वो किसी केमिकल से उसे धोकर आई हो। क्या है? कुछ नहीं। ये कहते हुए अमाल ने अपनी कविशा को अपनी बाहों में उठाया और उस क्यूटी टेंट हाउस की तरफ बढ़ने लगी थी। उस टेंट हाउस को उसने अपनी कोहनी से ज़रा खोला था और कविशा को लिए वो अंदर चली गई थी। वो सॉफ्ट सा गद्दा जिस पर उसने कविशा को लिटाया था। और फिर से इन दोनों की निगाहें एक दूसरे में बंधी थी, खिंची थी, जैसे कह रही हूँ बस भी, अब आ भी जाओ। और वो निगाहें अमाल का दिल भांप गया हो। उसने कविशा की कमर में फिर हाथ डाला था और फिर कविशा को अपनी गोद में बिठा लिया था, ठीक एक बच्चे की तरह। और उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डाल दिए थे और अपना चेहरा कविशा की चेस्ट में घुसा दिया था। कविशा ने अमाल के सर को बहुत प्यार से थाम लिया था और आंखें बंद हुई थी दोनों की। दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया, सांसों को, धड़कनों को, स्किन के एक एक सेल्स को। तभी अमाल ने हल्की सी अपनी नोज़ को टच किया था कविशा की चिन पर। कविशा ने अपनी गर्दन को डिन्यूट कर दिया और बस वो सारी जगह दिखने लगी अमाल की निगाहों को जिस पर उसके होंठ चल सकते थे। धीरे से अमाल ने अपने होठों को कविशा की गर्दन पर ट्रैवल करवा दिया। होठ तो सिर्फ होठ ही है ना, लेकिन बाइट्स जो थी वो ज़रा सी आह निकाल रही थी कविशा की। कविशा ने हल्के से अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचा था और अमाल के कुर्ते के छोर को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठाकर उसके बाजुओं से निकाल दिया था, दूर कर दिया था इस कुर्ते के पर्दे को अमाल से। और फिर उसने अपनी स्किन का पर्दा अमाल की स्किन पर डाला। दोनों की निगाहें फिर एक हुई, लेकिन इस बार कविशा के दिल ने कुछ भांपा अमाल की निगाहों को। उसकी निगाहें कुछ थकी हुई थी, पलकें थकी हुई, जैसे कविशा का दिल महसूस कर गया हो कि अमाल का दिल क्या कह रहा है, क्यों धड़क रहा है, धड़कन में कौन सी बात कह रहा है। उन्हीं निगाहों से कविशा ने पूरे अमाल के चेहरे को देखा, एक एक लकीर देखी उसके चेहरे की। और जैसे उसने पाया कि अमाल के चेहरे की एक एक लकीर थकी हुई है, उसने पाया कि अमाल के चेहरे की एक एक लकीर अपनी जगह ढूंढ रही है, जहाँ वो अपनी थकान को उतार सके। तभी कविशा ने एक एक करके अमाल के चेहरे की हर लकीर को चूमा। उस लकीर में जो खिंचाव था वो रिलीज होने लगा। हाँ, अमाल की निगाहों में जो थकान दिख रही थी उसमें गिरावट आने लगी थी। अमाल के चेहरे को हर जगह चूमकर कविशा ने अपनी निगाहें अमाल की निगाहों में की। क्या मेरी अमाल थक गई है आज? जैसे ही कविशा के लबों ने ये सवाल किया, वैसे ही अमाल के दिल ने सरेंडर किया कविशा के सीने में।
अमाल का वो चेहरा जाकर ढह सा गया और फिर कविशा ने उसे अपनी दोनों बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर तक अमाल के चेहरे को अपने सीने से सटाए कविशा उसकी गोद में ही बैठी रही थी। बस थोड़ी देर बाद ही उसने अमाल के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भरा और फिर से इन दोनों की निगाहों ने खिंचाव लिया। वही खिंचाव जो बेताब कर देता है, बेचैन कर देता है। कविशा ने बिना कुछ वक्त ज़ाया किए अपने होठों को फिर से अमाल के होठों में घुसा दिया। अमाल के होठ खुले और कविशा के होठों को लिए बंद हो गए। बंद दोनों की निगाहें भी हुई, लेकिन हाथ अपनी चाल चलते रहे थे। कविशा के हाथ अमाल की बैग पर घूम रहे थे। अमाल के हाथ कविशा की बैग पर थे। बैग पर जो एक ही सिंगल वियर बचा था उसे निकाल देना चाह रहे थे। रुक मेरी जान, ये कहते हुए अमाल ने जरा सा दूर किया कविशा को और फिर अपने कुर्ते से अपने आप को ढांपे हुए वो टेरेस के दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर जाकर उसने चॉकलेट उठाई थी जो उसने वहाँ छुपाई थी। फिर चॉकलेट को उठाकर उसने टेरेस के दरवाजे को लॉक कर दिया था और फिर जल्दी से अपनी इस टाइनी क्यूटी टेंट हाउस में आ गई थी जहाँ कविशा उसका इंतज़ार कर रही थी। जो दिल चाह रहा था अमाल का कि उस सिंगल वेयर को भी निकाल कर फेंक दे, वो कविशा कर चुकी थी इतनी देर में ही। और फिर वो लेटी थी इस सॉफ्ट से मैट्रेस पर, अपनी दोनों बाहें फैलाए। उसने अमाल को बुलाया था। अमाल ने फट से उस कुर्ते को फेंक दिया और फिर अपने आप को सौंप दिया था कविशा की उन दोनों बाहों में। कविशा ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। अमाल ने अपने पूरे बदन को छोड़ सा दिया, जैसे वो सांस लेना ही नहीं चाहती। क्या इतना थक गया है मेरा बच्चा? कविशा ने सीधा अमाल के कान में कहा था ये। हाँ, बहुत। तो फिर किसी और तरीके से भी थकाना होगा क्या? अमाल के लब उसके सीने में ही मुस्कुरा दिए थे। हाँ, लेकिन आज मुझे अपनी बीवी को थकाना है, अपनी थकान उतारनी है, अपनी बीवी को थकाकर। ये कह के अमाल अपने कमांडिंग मोड में आ गई थी। आप भी बाहर आ जाइए क्योंकि आज के एपिसोड में इतना ही। आई नो अब लोगों का दिल क्या कह रहा है, लेकिन इतना ही वक्त मिलता है और इतने में ही ये पहुंच जाता है आपके पास। तो इस चीज़ के लिए आपको थैंक यू कहना चाहिए, मुझसे नहीं, ऊपर वाले से और किससे। तो बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या कहूँ, फॉर्मेलिटी निभा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए तो कुछ पे नहीं करना होता, तो फिर आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? क्या लाइक के लिए कुछ पेमेंट आपको पे करनी होती है? नहीं ना, तो फिर क्यों नहीं लाइक का बटन प्रेस होता है आप लोगों से? ठीक है, अपनी कंजूसी अपने पास ही रखिए। बस हो गया ना आज का एपिसोड, तो जाइए फिर चाय वाय पीजिए, मुझे भी पीने दीजिए। हाँ, जब तक आप अपने लिए चाय बनाते हैं मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ। सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।